The content of this video is our personal interpretation and analysis of the movie. In the event of any concern about production house or OTT platforms, we are prepared to remove this video. Kindly review the description and contact us via email. Thank you. तो नमस्कार देवियों सज्जनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानीबाज भैया जी में। तो आज की कहानी है लियो मूवी के बारे में, जो कि साउथ की है। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर समय गवाए। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें कुछ गुंडों को दिखाते हैं जिन्होंने अभी अभी वहाँ के डीएम का मर्डर किया है और वहां से भाग रहे होते हैं। लेकिन तभी उन गुंडों को किसी का फोन आता है जो कि बोलता है कि तुम लोग कुछ दिनों के लिए वहीं छुप के रहो, क्योंकि डीएम के मर्डर के बाद हर जगह पुलिस वाले कातिलों की तलाश कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि इन्हीं लोगों के बीच में एक साइको किलर भी होता है, जिसकी उम्र तो सबसे कम होती है लेकिन वो होता सबसे बड़ा हरामी है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है लड़कियां। और उनका लीडर भी उस लड़के से बहुत परेशान रहता है क्योंकि वो किसी की भी नहीं सुनता। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं शहर के अंदर अफरा तफरी मची हुई है क्योंकि एक हाइना शहर में लोगों को घायल कर रहा था। तब वो सिचुएशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी संभाल नहीं पाते हैं और वहाँ की पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती है। ये सब देख के फॉरेस्ट ऑफिसर जोशी सीधा कॉल करता है पार्थिबन को, जो कि एक फॉरेस्ट रेंजर होता है, और वो जानवरों को बड़े आराम से संभाल लेता है, यानी हैंडल कर लेता है। तब पार्थी के साथ उसका बेटा था जिसको वो स्कूल छोड़ने जा रहा था। तब पार्थी अपने बेटे से कहता है कि बेटा प्रॉमिस करो अपनी मम्मी से कुछ भी नहीं बताओ। तो उसका बेटा कहता है ठीक है, हम तो प्रॉमिस कर रहे हैं, मगर आप भी प्रॉमिस करिए, हम फोन स्कूल लेके जाएंगे और आप हमको ले जाने देंगे, रोकेंगे नहीं। फिर उसके बाद पार्थी लोकेशन पर पहुंच जाता है और वहां अपनी कार से इक्विपमेंट्स लेकर हाइना को पकड़ने निकल पड़ता है। पार्थी का प्लान था कि वो लोग हाइना को बेहोश करेंगे और हर कोई सेफ हो जाएगा, लेकिन तभी हाइना स्कूल के ग्राउंड में आ जाता है। तब सारे बच्चों को ऊपर रहने के लिए कहा जाता है। अब पार्थी हाइना के पास छोटे छोटे बम फोड़ता है ताकि जोशी हाइना पर निशाना लगाकर उसे बेहोश कर दे, लेकिन तभी जोशी की बंदूक जाम हो जाती है। तब पार्थी वॉकी टॉकी के जरिए उससे कहता है कि मेरे बेटे के पास जाओ और उससे कहो गाड़ी में भाला है, वो निकाल कर मेरी तरफ फेंको और उसी में बेहोशी की दवाई लगा देना। इतनी देर में ग्राउंड में 3 बच्चियां गलती से बाहर आ जाती है और वो हाइना उन पर अटैक करने वाला ही होता है। तब पार्थी जाकर उससे लड़ता है। इधर जोशी भाले में दवाई लगा देता है और उसका बेटा सीधा भाला फेंकता है उसके हाथ में। तब बड़ी मेहनत के बाद पार्थी हाइना को बेहोश कर देता है और उसके बाद पुलिस वाले आपस में पूछते हैं कि ये बंदा कौन है। तब एक आदमी बताता है ये पास में एक कैफे चलाता है और इसे जानवरों से बेहद प्यार है, इसीलिए कभी कभी ऑफिसर जोशी के साथ जानवरों को रेस्क्यू करता है। फिर पार्थी वहाँ से चुपचाप निकल जाता है, लेकिन मीडिया के कुछ लोग उसे खोज रहे थे कि आखिर वो गया कहाँ। अब पार्थी अपने कैफे पहुंचता है और वहाँ से शर्ट बदलकर सीधा अपने घर जाता है। तो उसकी बीवी सत्या उस पर गुस्सा करती है क्योंकि उसका ये कांड उसको पता चल गया होता है और आज पार्थी की एनिवर्सरी भी होती है। इसीलिए सत्या कहती है कि आज मेरा मूड और प्लान दोनों खराब मत करो। इसके बाद ये दोनों अपने बच्चों को लेकर एनिवर्सरी मनाने बाहर जाते हैं और इनका परिवार बहुत एंजॉय करता है। फिर पार्थी सबको उस हाइना से मिलवाता है। वो उस हाइना को बड़े आराम से कंट्रोल कर लेता है और हाइना हमला भी नहीं करता। इधर हम देखते हैं कि उन गुंडों के सारे पैसे खत्म हो गए, इसीलिए वो लोगों को लूटने लगते हैं। इसी दौरान वो एक कार को भी उड़ा देते हैं और वो सनकी लड़का कार में बैठे आदमी को गुस्से में गोली मार देता है। फिर उस आदमी को लूटने के बाद ये लोग कार को पहाड़ से नीचे धक्का दे देते हैं ताकि सबको ये लगे कि ये एक्सीडेंट था। अब अगले दिन पार्थी जोशी से मिलकर एक बर्ड के बारे में बात कर रहा था कि इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, लेकिन जोशी कहता है हमारा डॉक्टर तो मारा गया, जिसके बारे में हमें पहले लग रहा था कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट पता चलने के बाद पता चला कि उसका मर्डर हुआ है और किसी ने उसको गोली मार दी है। तब पार्थी कहता है कि मैं यहाँ पिछले 20 साल से रह रहा हूँ, ऐसा तो पहली बार सुन रहा हूँ कि यहाँ कोई आदमी खुलेआम बंदूक लेकर घूम रहा है। जोशी कहता है मुझे तो हमारे डीएम और डॉक्टर के मर्डर में बहुत सी सिमिलैरिटीज लग रही है और अब इस शहर में कुछ लोग लूटपाट कर रहे हैं, तुम भी सेफ रहना। अब रात के समय पार्थी अपनी बेटी के साथ कैफे में, जहाँ उसकी बेटी उसको डांस करवा रही होती है, तब वहाँ की वर्कर आती है और कहती है सर आज का काम पूरा हो गया, मैं घर जाऊं। तो पार्थी बोलता है हाँ ठीक है चली जाओ। तभी कैफे में वो साइको लड़का पहुंच जाता है और वहां आकर कॉफी मांगता है और पार्थी उससे कहता है सर कैफे बंद हो गया है, आप चले जाओ, लेकिन वो नहीं मानता। इसी बीच में पार्थी की नजर उसकी बंदूक पर पड़ती है और वो शांत हो जाता है। तभी वो लेडी वर्कर अपनी ड्रेस चेंज करके जैसे ही घर जाने लगती है, वो सनकी लड़का उसे पकड़ लेता है, फिर उसके सिर पे बंदूक भी तान देता है। पार्थी अपने पास रखे सारे पैसे उसे दे देता है और कहता है आप ये लेकर यहाँ से चुपचाप चले जाओ, पर वो कहता है कि पहले मेरे लिए कॉफी लेकर आओ। तो पार्थी अब जल्दी से उसके लिए कॉफी बनाता है। इधर पीछे पीछे उसके बाकी साथी भी वहां पहुंच जाते हैं, जो वहां रखे पैसे उठाता है और कहता है चलो अपना काम तो हो गया, लेकिन वो साइको लड़का कहता है कि इन सब ने हमें देख लिया है और कैमरे में भी हम लोग रिकॉर्ड हो चुके हैं, इसका मतलब हमें इन सबको खत्म करना होगा। तभी पार्थी कॉफी लेकर आता है और उनकी बदतमीजी के चक्कर में पार्थी को गुस्सा आ जाता है और सब लोगों को मारने लगता है। ये सीन बहुत ही तगड़ा था देखने वाला।
तभी एक आदमी मौका देखकर वहाँ की वर्कर को चाकू लगा देता है, जिसके बाद वो सनकी लड़का पार्थी की बेटी को मारने चला जाता है। तभी पार्थी का दिमाग सनकता है और वो बंदूक उठाता है और वहाँ मौजूद सारे लोगों को मार देता है सीधे सर पे, यानी कि बोले तो पट से हेडशॉट। और इन लोगों के मरने के बाद पुलिस वाले इसे पकड़ लेते हैं, जिसमें उसका दोस्त जोशी भी कुछ नहीं कर पाता। अब ये केस कोर्ट में जाता है और वहाँ ये क्लियर हो जाता है कि पार्थी ने ये सब कुछ अपने सेल्फ डिफेंस में किया और फिर पार्थी को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। अब जब पार्थी कोर्ट से निकल रहा होता है तो वहाँ पे मीडिया से अपना मुंह छुपाने लगता है ताकि उसकी कोई फोटो ना ले पाए, मगर कुछ रिपोर्टर ढीठ होते हैं और उसकी फोटो खींच लेते हैं। अब इस इंसिडेंट के बाद पार्थी बहुत डर के रहता है, अपने परिवार की चिंता में लगा रहता है, क्योंकि उसे पता था कि जिन लोगों को उसने मारा है वो कोई आम लोग नहीं थे, उनके परिवार वाले उस पर कभी भी हमला कर सकते हैं। अब ऐसे में कुछ दिन बीत जाते हैं और पार्थी अपने कैफे तक नहीं जाता, लेकिन एक दिन पार्थी अपनी वाइफ और बच्चों के साथ निकलता है शॉपिंग करने के लिए। मार्केट पहुंचता है, वहाँ पे पार्थी के पास जोशी का कॉल आता है और जोशी कहता है तुम कहाँ हो, हमें खबर मिली है कि तुम पर हमला होने वाला है। तभी पार्थी अपने परिवार की तरफ भागता है और तभी कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। ये वही थे जिनको पार्थिबन ने मारा था, उनके फैमिली वाले। फिर पार्थी को आ जाता है गुस्सा, क्योंकि अब बात परिवार पर आ गई थी, तो वो एक एक करके सबको मारता है और इतना ज्यादा मारता है कि लोग जो बचे होते हैं वो डर के वहां से भाग जाते हैं। अब इस लड़ाई के बाद पार्थिबन पूरे शहर में फेमस हो गया था, उसकी खबर चेन्नई तक पहुंच गई थी, जहाँ पे कुछ नामी गुंडे उसकी फोटो देखकर कहते हैं ये तो लियो है। वहाँ का सबसे बड़ा गुंडा हेरोल्ड लियो को देखकर हैरान था कि ये तो 20 साल पहले मर गया था, तो ये वापस जिंदा कैसे हो गया। फिर हेरोल्ड अपने बड़े भाई एंथनी को बताता है पार्थी के बारे में और हेरोल्ड पूछता है कि हमें पार्थिबन को मारने में कितने गुंडे चाहिए होंगे। तो एंथनी कहता है कि अगर वो पार्थिबन है तो हमारे 4 लोग ही काफी हैं, और अगर वो लियो है तो 400 भी कम पड़ेंगे। इधर हम देखते हैं पार्थिबन ने पुलिस वाले से बहस करके उससे थोड़ा लड़ता है, फिर वो अपने दोस्त से बोल के अपनी पीठ पर हमले की चोट लगवा लेता है, क्योंकि बिना चोट के जज पुलिस सिक्योरिटी नहीं देगा। फिर पार्थी ये बोलता है कि मेरे गांव से किसी हाई रैंक के ऑफिसर को बुला दीजिए। फिर एक कम हाइट का कांस्टेबल आता है उसको सिक्योरिटी देने के लिए। अब इधर एंथनी पार्थिबन से मिलने हिमाचल प्रदेश जाता है और सीधा उसके कैफे पहुंच जाता है। एंथनी कहता है तू लियो ही है ना, लेकिन पार्थिबन कहता है कौन लियो, मैं किसी लियो को नहीं जानता, और वो बड़े आराम से एंथनी से बात करता है। फिर एंथनी कहता है तू चाहे कितना भी नाटक कर ले लेकिन तू लियो ही है। फिर ये कहकर वहां से चला जाता है। उसके बाद कैफे में सत्या और पार्थी जोशी से एंथनी के बारे में पूछते हैं, तब वो बताता है कि एंथनी और हेरोल्ड चेन्नई में एक तंबाकू फैक्ट्री के मालिक थे, लेकिन 20 साल पहले फैक्ट्री में आग लग गई थी और उसी आग में लियो भी मर गया था। लेकिन वो चेन्नई वालों को लगता है कि तुम ही लियो हो, क्योंकि तुम्हारा फेस उससे मिलता है, और साथ ही ये भी बताता है कि लियो और कोई नहीं एंथनी का बेटा ही है, इसीलिए वो तुमसे मिलने इतनी दूर से आया है। अब अगले दिन सत्या मार्केट से आ रही होती है, तभी वो पहले वाले गुंडे सत्या पर हमला करने वाले होते हैं और वहाँ आ जाता है एंथनी और उन सारे गुंडों को बड़ी बेरहमी से मारता है और सत्या की जान बचाकर कहता है कि तुम जिस आदमी के साथ रह रही हो वो मेरा बेटा लियो है, और वो एक बहुत बड़ा हत्यारा है जो कि पूरी दुनिया को तो पागल बना सकता है लेकिन अपने बाप को नहीं। इसके बाद सत्या को पार्थिबन पर शक होता है और वो उसके बारे में पता करने लगती है, क्योंकि उसको तो यही पता होता है कि वो एक अनाथ बच्चा था। यहाँ पार्थिबन को जैसे ही पता चलता है कि सत्या उस पर शक कर रही है तो वो सत्या को खूब सुनाता है कि तुम मेरी बीवी होकर मुझ पर शक कर रही हो, और वो एंथनी कौन है मैं नहीं जानता, और तुम उसकी बात सुनकर मुझ पर शक कर रही हो। तब यहाँ पे सारे दर्शकों को यही लगता है कि पार्थी सच बोल रहा है। इधर हम देखते हैं जोशी को भी पार्थी पर शक होने लगा था, इसीलिए वो फैक्ट्री के बारे में पता करता है, जहां उसे पता चलता है कि उस दिन आग में एक आदमी बच गया था जो कि अभी जेल में है। फिर जोशी उस आदमी से मिलने पहुंच जाता है और वहां वो आदमी जोशी को लियो की स्टोरी सुनाता है कि पहले तंबाकू की फैक्ट्री हेरोल्ड और एंथनी दोनों भाई चलाया करते थे। फिर वहां एंट्री हुई लियो की, जो कि बिजनेस करने में सबका बाप था और किसी से भी नहीं डरता था, और एंथनी भी अपनी बेटी की तरीके खूंखार था, जिसने एक बार शक होने पर एक आदमी को बहुत बुरी तरीके से मार डाला था ताकि कोई दोबारा उसको धोखा देने की सोचे भी नहीं। अब आगे हम देखते हैं कि एंथनी अपने धंधे को बढ़ाने के लिए इतना ज्यादा पागल हो गया था कि वो अंधविश्वास का सहारा लेने लगा था, यानी वो धंधा बढ़ाने के लिए जानवरों की बलि दिया करता था और उसे लगता था इससे उसका धंधा और बढ़ता चला जाएगा। अब एक दिन लियो अपनी बहन के साथ बहुत सारा माल बॉर्डर पार करा के पार्टी मना रहा था, तभी इधर एंथनी को पंडित जी बताते हैं कि अगर तुम 2 इंसानी बलि दे दोगे तो तुम्हारा धंधा कभी नीचे नहीं जाएगा, और वो 2 लोग थे लियो और उसकी बहन अलीशा। अब उसके बाद एंथनी उन दोनों की बलि देने लगता है, लेकिन अपनी बहन को अपने सामने मरता देख लियो उन सभी पर हमला कर देता है और अलीशा को लेकर वहां से भागता है। इसी बीच में लियो को वहां सभी लोग घेर लेते हैं और वहां भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। लियो गुस्से में उस फैक्ट्री में आग लगाने लगता है, क्योंकि उसी के कारण उसके पापा उन दोनों की बलि दे रहे थे। तभी लियो का चाचा हेरोल्ड वहां अलीशा को पकड़ता है और उससे जान से मार देता है। जब लियो हेरोल्ड को मारने जाता है तो एंथनी पीछे से अपने बेटे को गोली मार
देता है। इसके बाद वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है और सबको लगता है कि लियो मर गया। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और जोशी फोटो दिखाकर उससे पूछता है क्या यही लियो है, लेकिन वो आदमी बोलता है नहीं ये लियो नहीं है, क्योंकि लियो को तो मैं देखते ही पहचान जाता हूँ। इससे जोशी का भी शक दूर हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं एंथनी अपनी पूरी गैंग के साथ पार्थिबन के घर पहुंचता है और बाहर खड़ा होता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है, मगर पार्थिबन उससे मिलने नहीं जाता। फिर एंथनी उससे कहता है कि तुम्हारा बेटा सिद्धार्थ मेरे पास है, अगर वो चाहिए तो मुझसे मिलने आना, और वहां से चला जाता है। लेकिन अपने बेटे के बारे में जानकर पार्थी उसके पीछे चला जाता है और उसके साथ वो पुलिस वाला भी जो उसकी सिक्योरिटी में आया होता है वो भी चला जाता है। फिर पार्थी एक एक करके पुलिस वाले की बंदूक से उनकी गाड़ियों के टायर उड़ाते हैं, जिससे गाड़ियां डिसबैलेंस होती हैं और इधर उधर तितर बितर होती जाती है। और फिर घमासान लड़ाई होने के बाद जाकर सीधे एंथनी से मिलता है और दोनों के बीच में खूब लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे पर काफी भारी पड़ते हैं, लेकिन किसी तरीके पार्थी उसको जान से मार देता है। और फिर हम देखते हैं एंथनी के बाकी के बचे हुए लोग सिद्धू को लेकर अपने अड्डे पर पहुंच जाते हैं और वहां हेरोल्ड भी मौजूद होता है। जैसे ही हेरोल्ड को पता चलता है कि एंथनी को पार्थी ने मार दिया है, तो वो पार्थी को कॉल करके बोलता है कि मेरे भाई की बॉडी लेकर यहाँ आओ और अपने बेटे को ले जाओ। तब पार्थी अपने बेटे को बचाने के लिए ऐसा ही करता है और वो हेरोल्ड की बताई जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ वो देखता है कि हेरोल्ड के पास तो काफी बड़ी फौज है और वो सब उसी को ही ढूंढ रहे थे। उसके बाद हेरोल्ड उससे कहता है देखो हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन एक बार तुम ये कन्फेस कर लो कि तुम ही लिए हो। तो पार्थी कहता है मैं अपने सारे सर्टिफिकेट लेकर आया हूँ जिसमें साफ साफ लिखा है कि मेरा नाम पार्थिबन है। लेकिन हेरोल्ड उसकी बात नहीं मानता और उसे धमकी देता है कि हम तुम्हारे परिवार को खत्म कर देंगे। और उसके बाद सीधा वो अपने आदमी को कॉल करता है और बोलता है कि उसके परिवार को खत्म कर दो। फिर हम देखते हैं कि पार्थी तो उनका भी बाप था जिसने पहले ही सारी तैयारी कर रखी थी। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं तो पार्थी के बिछाए जाल में फंसते जाते हैं। कोई एनिमल ट्रैप में मरता है तो कोई किसी दूसरे ट्रैप में। वहीं जोशी और वो पुलिस वाला भी उन लोगों को मारने लगते हैं। फिर एंड में जाकर एक आदमी अंदर घुस ही जाता है और उस आदमी के सामने सत्या और चिंटू थी। तभी एंट्री होती है उस हाइना की जिसे पार्थी ने पहले पकड़ा था और वो हाइना आके उस आदमी को जान से मार देता है। ये सब जानकर हेरोल्ड बहुत ज्यादा गुस्सा जाता है और वो पार्थिबन को जलाकर मारने लगता है। लेकिन तभी पार्थी का रूप बदलता है और वो सभी लोगों को चुन चुन कर मारने लगता है। इतनी बड़ी गैंग के आगे भी पार्थी अकेले ही भारी पड़ रहा था और सारे लोग मारे जाते हैं। अब आखिरी में हेरोल्ड बचता है और उससे कहता है कि तू कबूल कर ले कि तू ही लियो है। तब पार्थी हंसता है और अपना स्टाइल दिखाकर बोलता है कि हाँ चाचा मैं ही लियो, और आज तक जिस जिस को ये बात पता चली कि मैं लियो हूँ वो जिंदा नहीं बचा, मार दिया गया। इसीलिए उसने एंथनी को पहले ही बताया था कि वो लियो है और एंथनी को भी जान से मार दिया था। और उसके बाद हेरोल्ड को भी मार देता है और उसके बाद अपने बेटे सिद्धू को बाहर निकालता है ताकि वहाँ के सारे सबूत मिटा सके। अब सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन एक दिन पार्थी के पास फोन आता है जो उससे कहता है कि हमें आगे भी समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए ऐसे ही सारी फैक्ट्रीज को जलाना होगा। और हम यहाँ समझ जाते हैं कि वो विक्रम है और यहाँ पे कहानी हो जाती है खत्म, मूवी एंड। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। तब तक के लिए हम भी चलते हैं, मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में, नई पिक्चर के साथ, नई कहानी के साथ। जय जय श्री राम, राधे राधे।